बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स पेपर में न्यूक्लियर भौतिकी के अंतर्गत हमारा जो आज का अध्ययन बिंदु है वो है अल्फा उत्सर्जन, अल्फा पार्टिकल इमिशन। इसके द्वारा कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है, परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा अल्फा कण के क्या गुणधर्म है, इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो अल्फा उत्सर्जन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें मूल नाभिक एक अन्य नाभिक तथा एक अल्फा कण के रूप में विघटित होता है, अर्थात मूल नाभिक से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलता है तथा मूल नाभिक की जगह डॉटर न्यूक्लियाई दूसरा नाभिक बन जाता है। अल्फा कण हीलियम का नाभिक होता है 2He4। अतः इस प्रक्रिया में मूल नाभिक 4 न्यूक्लियॉन खो देता है, 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। इसलिए द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है तथा नाभिक के आवेश में अर्थात परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। अतः यदि हम इसे समीकरण के रूप में लिखें तो ZXA परमाणु क्रमांक, नाभिक, द्रव्यमान संख्या, ये अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया 2He4। तो जो नया न्यूक्लियाई बनेगा Y, जिसे Y से लिख रहे हैं Y, इसका परमाणु क्रमांक Z-2 होगा और द्रव्यमान संख्या A-4 होगी, प्लस में कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो यहाँ पर X है वो प्रारंभिक नाभिक है, Y अल्फा 6 से प्राप्त नया न्यूक्लियाई है, X को पेरेंटल न्यूक्लियाई कहते हैं तथा Y को डॉटर न्यूक्लियाई कहते हैं तथा Q इस प्रक्रिया में निर्मुक्त कुल ऊर्जा है, यानी जो ऊर्जा उत्पन्न होकर उत्सर्जित होती है वह ऊर्जा को हम यहाँ Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे विघटन ऊर्जा भी कहते हैं। इस ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए माना मूल नाभिक का द्रव्यमान mp है, व्युत्पन्न नाभिक का द्रव्यमान md है। जो पेरेंटल नाभिक था उसका द्रव्यमान mp था, जब अल्फा कण उत्सर्जित होकर नया नाभिक Y बना उसका द्रव्यमान md है तथा अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा है। माना मूल नाभिक अल्फा कण उत्सर्जन के पूर्व विरामावस्था में था, अर्थात इसकी गतिज ऊर्जा 0 है, उस समय 0 थी। तो जब अल्फा कण v अल्फा वेग से उत्सर्जित होता है तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार व्युत्पन्न नाभिक का वेग vd लेने पर संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार प्रारंभिक संवेग है वो अंतिम संवेग के बराबर होगा। प्रारंभिक संवेग इक्वल टू अंतिम संवेग, चूँकि प्रारंभ में हमने मान लिया है कि जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है वो स्थिर अवस्था में है, अतः उसका प्रारंभिक संवेग 0 बराबर अंतिम संवेग md vd माइनस m अल्फा v अल्फा। यहाँ पर ये जो माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि व्युत्पन्न नाभिक तथा अल्फा कण हैं वो विपरीत दिशाओं में गति करते हैं। तो इससे vd का मान निकालें तो vd बराबर m अल्फा v अल्फा अपॉन md, इसे हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया है। तो 6 में गतिज ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित ऊर्जा को Q मान ऊर्जा कहा जाता है। जो इस डिसइंटीग्रेशन में अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है तो जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसे Q मान ऊर्जा कहते हैं। ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को भी प्रदर्शित करता है क्योंकि ऊर्जा है वो हमें गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। अतः Q बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो जो अंतिम गतिज ऊर्जा है
वो डॉटर न्यूक्लियाई की गतिज ऊर्जा प्लस अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो डॉटर न्यूक्लियाई की गतिज ऊर्जा हाफ mdvd² प्लस अल्फा कण की हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा 0 थी तो -0। अतः Q बराबर हाफ mdvd² प्लस हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, या Q बराबर हाफ mdvd की जगह हमने जो समीकरण 1 से निकाला था m अल्फा v अल्फा अपॉन md रखा, उसका स्क्वायर किया, प्लस हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। अब इन दोनों टर्म में हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कॉमन है, तो Q बराबर हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कॉमन में लिया तो पहली टर्म में ये md इस md स्क्वायर से एक टर्म कैंसिल कर देगा, एक m अल्फा ऊपर बच गया, तो हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर कोष्टक m अल्फा अपॉन md प्लस 1, इसे हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया है। यदि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा k अल्फा है तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा k अल्फा है तो k अल्फा बराबर हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। अतः Q बराबर k अल्फा इंटू m अल्फा प्लस md प्लस 1। लेकिन हम जानते हैं कि m अल्फा अपॉन md बराबर 4 अपॉन a माइनस 4, क्योंकि अल्फा कण का जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 है, तो md का जो द्रव्यमान संख्या होगा वो पेरेंटल नाभिक से 4 कम हो जाएगा, तो 4 अपॉन a माइनस 4। अतः Q बराबर k अल्फा, यहाँ पर हमने 4 अपॉन a माइनस 4 रखा, प्लस 1 किया, उसको सोल्व किया तो जो कोष्टक में राशि है a अपॉन a माइनस 4 ये आएगी। अतः Q बराबर k अल्फा इंटू a अपॉन a माइनस 4, जिससे k अल्फा बराबर Q a माइनस 4 अपॉन a, ये समीकरण नंबर हमने दे दिया 3। तो समीकरण 3 से यदि हमें Q मान ऊर्जा का पता है तो अल्फा 6 से कितनी ऊर्जा गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी उसकी गणना हम आसानी से कर सकते हैं। तो समीकरण 3 6 के पश्चात उत्सर्जित अल्फा कण की गतिज ऊर्जा तथा निकाय की गतिज ऊर्जाओं में परिवर्तन को व्यक्त करता है और Q व्यंजक के साथ संबंध को प्रदर्शित करता है, अर्थात k अल्फा प्रोपोर्शनल टू Q, k अल्फा प्रोपोर्शनल टू Q। किसी रिएक्शन में Q वैल्यू का मान ज़्यादा है तो उत्सर्जित अल्फा कण की जो गतिज ऊर्जा है उसका मान भी ज़्यादा होगा। अब अल्फा कण के क्या गुणधर्म हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लें। तो अल्फा कण 2He4 नाभिक है जिसमें 2 इकाई आवेश अर्थात प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना है, 2 प्रोटॉन होते हैं तथा इसका भार 4 AMU है, परमाणुिक द्रव्यमान इकाई, क्योंकि 2 प्रोटॉन था 2 न्यूट्रॉन है तो इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 4 है। अल्फा कण आवेशित कण होता है, अतः ये आवेशित कण होने के कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित होता है। विद्युत क्षेत्र में अल्फा कण है उसका झुकाव नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, पॉजिटिव प्लेट से डिफ्लेक्ट होगा तथा नेगेटिव प्लेट की साइड में अट्रैक्ट होगा, तथा चुंबकीय क्षेत्र में इसकी जो डायरेक्शन है वो Q इंटू V क्रॉस V, V क्रॉस V वेक्टर से जो डायरेक्शन आएगी
उस डायरेक्शन के अनुसार ये चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार गति की ओर अग्रसर होगा। अल्फा कण जिस माध्यम से गुजरते हैं उनको आयनीकृत करते हैं, अर्थात ये अपनी ऊर्जा उन परमाणुओं को देते हैं ताकि वो परमाणु उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएं तथा अपने इलेक्ट्रॉनों को अपने कक्ष से उत्सर्जित कर दें। इनका आयनीकरण बीटा तथा गामा किरणों से बहुत अधिक होता है। इनकी आयनीकरण क्षमता अधिक होने के कारण वायु में कुछ दूरी, कुछ सेंटीमीटर चलते ही अथवा एल्यूमिनियम की 1 mm से भी कम मोटाई में अपनी ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। यानी कि अल्फा कण की जो रेंज है वो ज़्यादा अधिक नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से उत्सर्जित होने वाले अल्फा उत्सर्जक 5 MeV से 10 MeV प्रास, एक प्रारूपिक प्रास है कि लगभग 5 MeV से 10 MeV के मध्य अल्फा कण उत्सर्जित करते हैं, जो प्राकृतिक उत्सर्जक हैं अल्फा कण के। जब अल्फा कण जिंक सल्फाइड, बेरियम प्लेटो साइनाइड जैसे पदार्थों पर गिरते हैं तो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जिसे सिंटिलेशन कहते हैं, प्रस्फुरण कहते हैं। ऐसे जो पदार्थ हैं जिंक सल्फाइड, बेरियम प्लेटो साइनाइड, ये अल्फा कण से ऊर्जा ग्रहण करके ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो ये जो जिस पर्दे पर ये लेपित हैं, इन पे यदि अल्फा कण गिरता है तो अपनी ऊर्जा इन पार्टिकल्स को देगा, बेरियम प्लेटो साइनाइड या ZnS को दे, जिससे वो सिंटिलेट होते हैं, प्रस्फुरित होते हैं, और ये जो प्रक्रिया है वो सिंटिलेशन कहलाती है। अल्फा कणों का जो लगातार उद्भासन मानव शरीर के लिए घातक है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि अल्फा कण लगातार हमारे शरीर पे गिरते हैं, क्योंकि इनमें ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है, तो ये बहुत ज़्यादा अल्फा कण यदि अपने शरीर पे गिरेंगे तो ये वहाँ पर ऊर्जा घनत्व बढ़ने के कारण हमारी जो सेल हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उनके नष्ट होने की या उनके म्यूटेशन की संभावना होती है। अतः अल्फा कणों का जो लगातार एक्सपोजर है वो सजीवों के लिए, मानव शरीर ही नहीं, जितने भी सजीव हैं उन सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है।